नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया का BSSC सीरियल 4 का सेट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ मस्तिष्क का भाग है, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम लोग मिला के देखते हैं। प्रमस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या है। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क जो होता है उसका काम है, स्मृति और तर्क का केंद्र है प्रमस्तिष्क। ठीक है ना, बुद्धि का केंद्र है। और ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो ताप, भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, नींद आदि को नियंत्रित करता है। ठीक है, और मोड्यूला ऑब्लिगेंटा जो होता है ये श्वसन और हृदय की स्पंदन दर का नियमन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ठीक है, और सी का 2। तो ये हमारा डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो साइटोप्लाज्मिक झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कैल्शियम जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? ठीक है, तो हमारे जो पादप जगत के जीव हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपने लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, और बहुकोशिकीय का अर्थ हो गया कि वो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? तो हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि जो है वो ऊपरी छाती में स्थित रहती है। ठीक है ना, चलिए ये क्या करता है, ये जो आपका थाइमस ग्रंथि वो क्या करता है, तो लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC का प्रोडक्शन उत्पादन करता है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो DNA में जो है वो 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। चारों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक होता है एडोनाइन, ठीक है, दूसरा होता है थाइमीन, तीसरा होता है साइटोसिन और चौथा होता है गुआनाइन। ठीक है ना, तो ये चारों आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है वो कैडमियम है। ठीक है, बाकी ये जो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम है ये आपका परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसमें जो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है वो क्षय रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। क्षय रोग मतलब टीबी की जो बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। और कौन सी बैक्टीरिया है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो इसमें असत्य फल का जो उदाहरण है वो स्ट्रॉबेरी है। ठीक है ना, असत्य फल किसको कहते हैं? कौन सा फल असत्य फल कहलाता है? असत्य फल वैसा फल होता है जो किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों से बनता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अंजीर, अनानास, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, किसी धावक को दौड़ने के बाद जांघ पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? तो ये जब भी होता है खिलाड़ी के, किसी धावक के पेशियों में जो दर्द होता है, ऐंठन होता है, वो लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होता है। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, और इसका सूत्र क्या होता है? तो C3H6O3। ठीक है, चलिए
आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है आपको बताना है। तो ये जो आपका धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर घटता है, ये जो आपका सेंटेंस है ये सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ठीक है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जब जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में कमी होगी और धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। बाकी ये जो ABC है इसको याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ये तीनों करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है ना, आंसर हालांकि हमारा 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कौन सी है। अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया मतलब NH3। ठीक है, और ये जो है जल में शीघ्रता से घुल जाती है और इसका जो जलीय घोल होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, और अमोनिया गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धूम्र उत्पन्न करती है। चलिए, तो संख्या 13 देख लीजिए। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कर्ण प्रतिकर्ण युग्म है? ठीक है, तो कर्ण प्रतिकर्ण युग्म इसमें से कौन होगा? तो इसमें से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनके निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंधी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण होता है वो उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए, और उसे क्या होता है जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो विकृत गंधी हो जाता है भोजन, और फिर उसका स्वाद और गंध दोनों में बदलाव आ जाता है। 15वां नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी? तो विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक इसमें से जो होगी वो सीजियम की होगी। ठीक है, CS इसको लिखते हैं और इसका जो परमाणु संख्या है वो 55 है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए। जब ध्वनि के तारत्व में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? जब ध्वनि के तारत्व में वृद्धि होती है तो आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिच जो होता है ना, ध्वनि की ऐसी विशेषता है जो एक गंभीर ध्वनि से तेज ध्वनि को अलग करती है। ठीक है, और ये जो पिच होता है वो आवृत्ति पर निर्भर रहता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी पिच उतना ही अधिक होगा और ध्वनि तीक्ष्ण होगी। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती हैं तब इसे विपरीत परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चिकने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन होने की घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। विसरित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। नियमित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का पालन होता है। ठीक है, तो इसमें जो असत्य है वो हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो असत्य है, क्योंकि विसरित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। ठीक है ना, और ये कह रहा है पालन नहीं होता है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। यही इसका मतलब होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। क्या? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ये जो होगा वो न्यूटन का पहला नियम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो कहता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और एक गतिमान वस्तु निरंतर वेग से गति करती रहेगी। ठीक है, और इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है?
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश एक क्रांति कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे तकनीकों में इसका उपयोग करते हैं, जैसे दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर हो या मेडिकल इमेजिंग के लिए एंडोस्कोपी हो, उसमें इसका यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे प्रकृति में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल प्रभाव आपको दिखेंगे, जैसे हीरे का चमकना, गर्म सड़कों पर मृग तृष्णा का प्रभाव। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखिए, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है। तो ये जो ध्रुवीकृत धूप का चश्मा होता है वो क्या करता है कि क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर कर लेता है। ठीक है, और जब फिल्टर कर लेता है तो वो हमारे प्रकाश को फिल्टर कर लेता है, और फिल्टर जब करता है तो क्या होता है, उससे चकाचौंध को कम कर देता है और दृश्यता में हमारी सुधार कर देता है। ठीक है, 22वां नंबर प्रश्न देखिए, गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है। तो गैस में तापमान और दबाव के बीच संबंध है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जैसे आप गुब्बारे में हवा भर कर अगर आप फुलाते हैं तो गुब्बारे के अंदर की जो हवा होती है वो व्यक्ति की सांस से गर्म होती है, जिससे उसका तापमान और दबाव बढ़ जाता है और गुब्बारे का विस्तार हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। तो जब दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। ठीक है, कुकर के अंदर का जो उच्च दबाव होता है वो पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिससे कि भोजन नियमित बर्तन की तुलना में अधिक तापमान पर पकाया जा सकता है और खाना पकाने का जो समय होता है वो कम समय में खाना हमारा पक जाता है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, Al2O3। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती हैं, जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है। तो ये जो मुद्रा अधिमूल्यन होता है वो संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है, जिसके वजह से मुद्रा का जो है अधिमूल्यन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब संकुचनकारी मौद्रिक नीति जब अपनाया जाता है तो उससे जीएनपी में कमी आ जाती है और घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन हो जाता है, जबकि विस्तारवादी राजकोषीय नीति से जीएनपी में वृद्धि होती है तथा घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं निजी निवेश का बहिर्गमन। ठीक है, क्राउडिंग आउट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि व्यय में जब कमी होती है और निजी निवेश व्यय में जब कमी हो जाएगी, संकुचन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, निजी निवेश का बहिर्गमन, यानी कि क्राउडिंग आउट। ठीक है, चलिए 27वां नंबर प्रश्न देखिए, चलिए 27वां नंबर प्रश्न देखिए, मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो समिति थी वो दांडेकर समिति थी। ठीक है ना, दांडेकर समिति जो थी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन इस समिति ने किया था। ठीक है, ठीक, और इस समिति का विचार यह था कि गरीबी रेखा उस व्यय से निकाली जानी चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखिए, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये जो नदी है वो वोल्गा है, वोल्गा। ठीक है, वोल्गा नदी जो है यूरोप की एक नदी है और यह कैस्पियन सागर में
गिरता है। ध्यान रखिएगा कि वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी और रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है ना। चलिए, वोल्गा नदी के बाद अगर देखा जाए तो ये जो डैन्यूब है ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। 29वां प्रश्न देखिए, शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर, जो सिंधु से लेकर तीस्ता तक के पट्टी के रूप में एक विस्तृत है, कंकरीला होता है और पारगम्य मैदानी भाग है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं अन्य पथरीले अवसादों के हिमालय से उतरने के समय निक्षेपण से होता है। ठीक है। चलिए, 30वां प्रश्न देखिए, निम्न में कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। 2011 की अगर जनगणना हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो भील जनजाति की है और दूसरे नंबर पे आता है गोंड जनजाति। ठीक है। आदामावा का पठार किस देश में स्थित है? तो आदामावा का जो पठार है वो नाइजीरिया में स्थित है, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? लोएस का पठार जो है वो चीन में स्थित है। अनातोलिया का पठार है वो तुर्की में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ठीक है, तो ये जो अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है ना। और संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, 33वां प्रश्न देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन ने। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो संघात्मक है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं एकात्मक है, तो बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको संघात्मक संविधान कहते हैं, कुछ विद्वान इसको एकात्मक संविधान कहते हैं। तो ये जो जी ऑस्टिन थे, इनके अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। ठीक है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची में देखेंगे आप तो इसमें जो आपराधिक मामले हैं ये समवर्ती सूची में है। बाकी आपका पुलिस, रेडियो, विदेश मामले, ठीक है, ये सब संघ सूची के विषय है। ठीक है। ये विदेश मामले जो है वो आपका विदेश मामला जो है संघ सूची का, आपराधिक मामला हो गया समवर्ती सूची का, पुलिस जो है वो राज्य सूची का है। ठीक है, और रेडियो जो है ये भी संघ सूची का है और पुलिस जो है वो राज्य सूची का है। ठीक है। चलिए, 35वां प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का 4 आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये ठीक है। ठीक है, आपको याद रहेगा, केवल आपातकालीन स्थिति में इसका निलंबन किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, 36वां देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन कुल हुए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, पहले सेट में भी ये क्वेश्चन था, हम लोग को मिला हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? ये लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। ठीक है। पूरी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय सियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। पूछ रहा है कौन कौन सही है? तो देखिए, इसमें तो दोनों स्टेटमेंट हमको सही है। ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट हम लोग का सही है। चलिए, 39वां देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। बाकी भी नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। B.R. अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के थे। ठीक है। J.B. कृपलानी जो थे वो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया है? तो ये मिशन शुरू किया है किसने? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है, जहाँ पे चिनार के पेड़ों के संरक्षण के बारे में ट्री आधार एक पहल है, उसकी शुरुआत की गई है। किस राज्य में स्थित उधवा झील को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है? तो उधवा झील जो है वो झारखंड में है।
ये आपको ध्यान रखना है। ये याद रखना है कि झारखंड का पहला एकमात्र रामसर साइट है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो कांवर झील है, नागी नकटी है, सब याद रखना है आपको, अपडेट रखना है नॉलेज को। हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के 6 प्रमुख शहरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इनमें शामिल नहीं है? तो इसमें पटना जो है शामिल नहीं है। बाकी 6 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद है जहाँ पे हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, तो ये दी गई है इंदौर को और उदयपुर को। इंदौर और उदयपुर को यह मान्यता, ये भारत के पहले 2 शहर हैं जिन्हें 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो आर्द्रभूमि शहरों के इस रूप में मान्यता प्राप्त शहरों की संख्या 74 है। ठीक है ना। चलिए 45वां देखिए, किसे डोगरी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डोगरी के लिए सम्मानित जो किया गया है वो चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसने जारी किया था? तो ये जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल 18 राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित किया गया। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इसको विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है और ये स्वदेशी मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 150 से 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, आपको याद रखना है 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है उत्तराखंड में और इसका जो शुभंकर है वो मौली है, मौली, ये भी याद रखना है, मौली। ठीक है, मौली। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में भारतीय नागरिक शुभांशु शुक्ला द्वारा किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा किया गया? तो ये जो मिशन था उसका नाम था एक्सियोम। ठीक है ना। शुभांशु शुक्ला थे हमारे भारत से उन 4 लोगों में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिनको लेके गया था। ठीक है, और इसके लिए स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 3 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। ये जो मिशन है वो नासा और स्पेस एक्स द्वारा संचालित निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था। ठीक है, चलिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ मकारियो से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है साइप्रस। ये जो देश है साइप्रस, वहाँ सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, और साइप्रस किधर है? तो ये पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है और इसकी जो राजधानी है वो याद रखिएगा निकोसिया। ठीक है, राजधानी वगैरह याद रखिएगा, जो करंट में देश वगैरह न्यूज़ में रहते हैं उसका याद रखना होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 देख लीजिए, कोडाई कनाल और सौर वेधशाला से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन में इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो देखिए भाई साहब, इसमें दोनों कथन हमारा सत्य है। ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों हमारा सही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है और इसका कौन सा वर्षगांठ अभी मनाया गया? तो 125वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, गुजरात सरकार ने किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गुजरात सरकार ने जिसको घोषित किया है उसका नाम है धनेरी। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में है धनेरी गांव, जिसको राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये 14वीं वार्षिक शिक्षा नीति रिपोर्ट है। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, हाँ, उसमें देखा गया है कि जो 2018 के बाद इनके नामांकन में सुधार हुआ है। ठीक है, इसके डेटा के हिसाब से 6 से 14 आयु वर्ग के 80.1% बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये जो विश्वविद्यालय होगी इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पे? गुजरात में की जाएगी, ठीक है ना। चलिए, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द को शामिल करके सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सहकारी समिति से जब ये जुड़ेगा मामला तो ये भी याद रखना है कि कौन से संशोधन से किया गया था इसको। तो 97वां संविधान संशोधन, ठीक है। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है? तो सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है कहाँ पे? केरल में बन रहा है सबसे लंबा फ्लाईओवर, 12.75 किलोमीटर, ठीक है। नेशनल हाईवे 66 पर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। सबसे लंबा रेल ब्रिज पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में चेनाब रेल ब्रिज आपको याद रखना है। चलिए, भारत के नए उपराष्ट्रपति हेतु जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से किस उम्मीदवार को घोषित किया गया है? तो ये CP राधाकृष्णन बन भी चुके हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। 9 सितंबर को वोटिंग किया गया था और ये आपको ध्यान रखना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पे तमिलनाडु वगैरह में रह चुके हैं। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तमिलनाडु करगट्टम, कावड़ियट्टम है ना, कोलटम, मयलाट्टम, सब तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, ये भी याद रखना है, रिवीजन करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है? तो शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं हम लोग रोम को जाना जाता है शाश्वत नगर के नाम से, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये जो अरुणा रेड्डी जो है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी नहीं है। अरुणा रेड्डी जो है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंधित, ठीक है। चलिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है, याद करते रहिएगा। सोहरा निम्नलिखित में से किसका मूल नाम है? तो सोहरा जो है वो मूल एक्चुअली चेरापूंजी का ही नाम है, ठीक है। मेघालय में है चेरापूंजी, आप लोग जानते ही होंगे, बारिश के लिए बहुत फेमस है। पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग जो है वो सिलचर का है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। पूर्वी छोर पे सिलचर है, पश्चिमी छोर पे पोरबंदर है, उत्तरी क्षेत्र में श्रीनगर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक पूछ रहा है, ठीक है। तो वायु जो है वो पादप जो है वो अजैविक घटक नहीं है, बाकी तापमान, खनिज, वायु ये सब अजैविक घटक हैं, ठीक है। पादप जो है या आपको जानवर होता, सूक्ष्म जीव होता, तो ये सब जैविक घटक में आते हैं। और तापमान, मृदा, पानी, हवा, ये सब आपके अजैविक घटक में आते हैं, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है इसमें लिखा हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जनक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पहले महानिदेशक थे CSIR के, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक थे शांति स्वरूप भटनागर जी, तो उन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 2016 में, ठीक है ना। चलिए, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प हमारा कौन सा है? हाँ, कमल,
ठीक है ना। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो नेलुम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। उसका क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। याद रखना है। आल्प्स पर्वत किन देशों में फैला हुआ है? तो आल्प्स पर्वत जो है ना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया, 4 देश याद रखिएगा। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी है। तो याद रखना है कि सबसे पहले देखिए कौन सा आपको आता है। जैसे बुडापेस्ट है, तो बुडापेस्ट जो है ना, डैन्यूब नदी, याद रखिएगा। ठीक है। और आपका खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। नामपेन जो है वो मिकांग नदी के किनारे बसा हुआ है। और सेंट पॉल मिनियापोलिस जो है वो मिसिसिपी के किनारे बसा हुआ है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3, 4, 1, 2। ठीक है। 3, 4, 1, 2। सेंट पॉल मिनियापोलिस हो जाएगा मिसिसिपी। खार्तूम हो जाएगा नील। बुडापेस्ट हो जाएगा डैन्यूब। और नामपेन हो जाएगा मिकांग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। बिहार, तो 68वां नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया हुआ है और इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित था। गलत है भाई, भागलपुर जिले में स्थित था। ठीक है ना। तो ये पहला जो सेंटेंस है हमारा, ये रॉन्ग है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी? नहीं। इसकी स्थापना किसने की थी बताइए? धर्मपाल ने की थी। ठीक है। तो ये भी जो है आपका गलत है। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सेंटेंस सही है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, गलत कथन बताना है तो 1 और 2। ठीक है। चलिए 69वां देखिए। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इसमें से है खराज, उस्र और मुक्तई। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है। खुम्स जो है ना, वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, ये एक धर्मनिरपेक्ष कर था। तो हमारा खराज, उस्र और मुक्तई, 1, 3, 4, ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। सूची 1 1857 के विप्लव के नायक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो बख्त खान कहाँ थे बताइए? कुंवर सिंह का तो आप फटाक से बता सकते हैं। कुंवर सिंह कहाँ से? आरा। ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा? 3। सी का 3 यहाँ भी है और सी का 3 यहाँ भी है। उसके बाद ये नाना साहब, तो नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के, यानी कि डी का 2। डी का 2, ये सी नंबर आंसर हमारा, ये सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। ए का 4 बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। ठीक है। चलिए भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920। ठीक है। पूछेगा कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो NM जोशी के द्वारा। और यहाँ पूछ रहा है कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने वाले लोगों में से इसमें कौन कौन है बताइए? शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और आपके अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना। तीनों लोग थे इसमें, तो ध्यान रखना है। चलिए 73वां देखिए। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पहली बार जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो 73, ये 1929 में। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। एक तरफ राजवंश है, दूसरे तरफ सिक्कों में प्रयोग धातु। तो कुषाण जो थे वो स्वर्ण और ताम्र के सिक्के। ठीक है। गुप्त जो थे वो स्वर्ण और रजत। सातवाहन स्वर्ण नहीं। ठीक है। सातवाहन स्वर्ण ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। ये सातवाहन शासकों ने कभी भी स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे। इन लोगों ने चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन इसका सिक्का
जारी किया था। तो ये नहीं मैच हो रहा है, बाकी ये भी आपका मैच हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। 75वां देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था पटना में 1632 में। ठीक है, अभी वर्तमान में पटना कॉलेज के जो उत्तरी परिसर है वहाँ वहीं उन लोगों का कारखाना था, डच लोगों का, जो 1632 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सेट नंबर 4 भी हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।